नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं जीएस प्रश्न पत्र 6 को लेकर के अपने मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के तहत। और इसमें जो है हम प्रश्न करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की परिस्थितियों की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, इस सीरीज में हमारा ये मकसद है कि इसके माध्यम से हम आप लोगों को ये बताएं कि प्रश्न जो है वो कैसे तोड़ना है, फिर प्रश्न की भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है और बीच का पार्ट कैसे लिखना है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने प्रश्न पत्र का एक एक प्रश्न तो मिल ही जाएगा, उसका उत्तर। साथ ही साथ आप अगर सीखना चाह रहे हो तो आप लोगों को यहाँ से बहुत सहूलियत मिलेगी कि प्रश्न शुरू कैसे किया जाए, लिखना क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका। मैं पीछे की क्लास में भी बता चुका हूँ कि भूमिका और निष्कर्ष पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, और जीएस के पेपर पे तो खास तौर। जब आप लोगों के मेंस में ऑप्शनल का पेपर होता था तो वहाँ जो भूमिका और निष्कर्ष होती थी वो थोड़ा सा मौलिकता उसमें परीक्षक मांगता था, और आप लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि थोड़ा सा डेप्थ में जाके चीज़ों को दिखाइए। लेकिन चूंकि जीएस के पेपर में उस तरीके का स्कोप नहीं होता है। यहाँ आप लोगों को पता है कि 20 क्वेश्चंस आते हैं और 3 घंटे में करने रहते हैं। शुरुआत के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 125 शब्दों में होते हैं, 8 अंक के होते हैं। उसके बाद 12 अंक के होते हैं, वो 200 शब्दों में लिखना रहता है। तो आपके पास सही मायने में इतना समय ही नहीं है कि आप बहुत अच्छी भूमिका सजा के लिखिए। और अगर आप बहुत अच्छा लिख भी दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको भूमिका या निष्कर्ष से नंबर मिलेगा। नंबर मिलेगा बीच के पार्ट से। लेकिन हाँ, शर्त यह है कि आपका भूमिका और निष्कर्ष भी बहुत खराब नहीं होना चाहिए, मतलब वो भी एक औसत में तो होना ही चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उद्योगों की सभी श्रेणियों का अस्तित्व है। जैसे वृहद उद्योग के तहत बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, रेल कोच कारखाना एवं पावर प्लांट। मतलब हम बृहद उद्योगों की चर्चा कर रहे हैं तो उसके तहत कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं। और फिर वहीं अगर चीनी उद्योग, सीमेंट और औषधि निर्माण जैसे मध्यम उद्योग भी हैं। मतलब हमने अभी भूमिका में बताया है ना कि सभी उद्योगों का अस्तित्व है। तो हमने भारी उद्योगों की चर्चा कर दी, मध्यम उद्योगों की चर्चा कर दी भूमिका में अपने। और लघु एवं कुटीर उद्योगों के तहत कढ़ाई, इत्र निर्माण, पीतल के बर्तन, हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योगों का प्रचलन है। मतलब हमने एक तरीके से अपनी भूमिका में जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित उद्योगों के बारे में चर्चा कर दी। अब औद्योगिक विकास की परिस्थितियां क्या होती हैं, आपके प्रश्न में पूछा गया है ना कि उस परिस्थितियों के बारे में बताइए। तो अब दूसरे पैराग्राफ में आप इसी तरीके से बता दीजिए कि किसी भी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए अवसंरचना विकास, ऊर्जा की उपलब्धता, सुरक्षा, शासन प्रशासन का बेहतर सहयोग, कराधान की सरल व्यवस्था एवं बाजार आदि परिस्थितियों का अनुकूल होना आवश्यक है। मतलब अगर किसी भी क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करना है तो उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे जो पहली शर्त आप यहाँ बता रहे हैं कि आधारभूत संरचनाओं का विकास होना चाहिए। मतलब अगर हम जहाँ उद्योग लगा रहे हैं वहाँ सबसे पहली चीज सड़क होनी चाहिए। फिर सड़कों के साथ साथ वहाँ जो है यातायात के साधनों का विकास हो, मतलब वो रोड और रेल कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हों वो क्षेत्र। तीसरी चीज जो है वहाँ ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित हो कि भाई आप उद्योग लगा दिए, सारी चीजें हो गई और एनर्जी ही नहीं है, तो ये आधारभूत संरचनाओं का होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा आप क्या कह रहे हैं कि सुरक्षा, कि भाई आप जो है उद्योग लगाए, आप सपोज करिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आप एक उद्योगपति हैं, आप जाके वहाँ उद्योग लगाते हैं, आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। लेकिन अगर सुरक्षा नहीं है तो फिर तो आप वहां जाएंगे नहीं डर के मारे। भाई छत्तीसगढ़ के नक्सली जो एरिया है वहां कौन जाता है उद्योग लगाने। तो वही है कि सुरक्षा भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो आप वो हो गया। फिर शासन प्रशासन का बेहतर सहयोग, मतलब
किसी भी उद्योग के विकास के लिए शासन प्रशासन का भी समुचित सहयोग जरूरी होता है। फिर कराधान की सरल व्यवस्था, मतलब ऐसा ना हो कि प्रदेश सरकार जो है इतना ज्यादा टैक्स लगा दे अपने उद्योगों के उत्पादन पे कि वो सरवाइव ही ना कर पाए। तो कराधान की जो सरल प्रणाली है वो होनी चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में कि भाई जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो उत्पादन हो रहा है, उसके लिए आपके पास बाजार है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसी उद्योग के फलने फूलने की आवश्यक शर्त होती है। अब इन्हीं शर्तों पे हम देखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें हैं कि नहीं है, और यही आपके प्रश्न का दूसरा पार्ट भी है। यदि नहीं है तो वही चुनौतियां हैं और उसी का समाधान होना चाहिए। चलिए, चुनौतियां। अब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत अच्छी नहीं है। मतलब हम ये इसमें कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक विकास की दर है वो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ आधारभूत संरचनाओं का विकास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो दिखता है, किंतु पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र अभी भी पिछड़े हैं। देखिए, जो सबसे पहली चुनौती आपने बताया है पीछे कि आधारभूत संरचनाओं का होना बहुत जरूरी है, और आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, बुलंदशहर, ये सब जो रीजन है ये तो वेल डेवलप्ड है। फिर लखनऊ के आसपास का भी जो क्षेत्र है, जैसे कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, ये सब भी डेवलप है। लेकिन अगर आप पूर्वांचल के क्षेत्र में जाएंगे, जैसे गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर, या फिर बुंदेलखंड के क्षेत्र में जाएंगे, महोबा हो गया, जालौन हो गया, उरई हो गया, ये सब जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ आप पाएंगे कि जो है आधारभूत संरचनाओं की भारी कमी है। इसलिए जो प्रदेश का जो एक तरीके से जो विकास, औद्योगिक विकास है, वो बहुत ही सीमित क्षेत्र, मतलब जो दिल्ली एनसीआर से लगे क्षेत्र है वहीं ये दिखता है। तो सबसे बड़ी चुनौती आप दिखा दिए पॉइंट में। फिर दूसरा, ऊर्जा की उपलब्धता भी ठीक नहीं है। मैंने दूसरी शर्त ही पीछे बताई है कि ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। भाई, ऊर्जा एक तरीके से किसी भी उद्योग को संचालित करने की आप सब कुछ लगा दीजिए, यदि ऊर्जा की व्यवस्था नहीं है, लाइट ही नहीं है पर्याप्त मात्रा में, बिजली ही नहीं है, तो आप प्रोडक्शन कैसे कर लेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये समस्या अभी भी बनी हुई है। कुछ हद तक नियंत्रित किया गया है, लेकिन अभी अगर देखा जाए, अगर इसकी तुलना दिल्ली से किया जाए, मुंबई से किया जाए, तमिलनाडु के जो औद्योगिक क्षेत्र है उनसे किया जाए, तो कहीं ना कहीं अभी जो है उत्तर प्रदेश वो पीछे दिखता नजर आता है। तो ये है। और दूसरी चीज, जो हमारी निर्भरता है अभी भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर ही बनी हुई है। मतलब अभी जो है हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव नहीं कर पाए हैं, तो ये हमारी ऊर्जा समस्या हो गई। फिर हमारे यहाँ जो तीसरी समस्या है, नौकरशाही का पेशेवर नहीं होना। जिस चीज की तैयारी आप सभी कर रहे हैं, बहुत लोगों के मन में तो ये मनसा रहती है कि बस हम अधिकारी बन जाए एक बार, उसके बाद जो है हम अपनी तरीके से शासन प्रशासन चलाएंगे। वो ये भूल जाते हैं कि भाई हमको जनता की सेवा के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है और हमको उस दिशा में प्रयास करना है। और वो कहीं ना कहीं जो है वो नौकरशाही जो अभी भी है वो उद्योगों पर हावी है। मतलब अगर कोई फाइल है, अगर पीछे से उसको कमीशन नहीं मिल रहा है, घूस नहीं मिल रहा है संबंधित अधिकारी को, नेता को, तो वो अभी भी कहीं ना कहीं उसमें समस्या है, उसके पास होने में समस्या है। और कोई भी उद्योगपति यदि बहुत बड़ा उद्योग लगा के आता है, बहुत इन्वेस्ट करके आता है, और उसका 4-6 महीना भी डिले होता है, तो हम समझ नहीं सकते कि उसकी कितनी क्षति होती है आर्थिक। तो ये जरूरी है कि जो नौकरशाही में जो लाल फीताशाही है वो, हालांकि काफी हद तक ये जो संस्कृति है ये दूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी उतना पेशेवर नौकरशाही अभी भी उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, राजस्थान में वैसी अभी नहीं मिलती बनस्पत जो साउथ के स्टेट है, जैसे केरल हुआ, तमिलनाडु हुआ, कर्नाटका हुआ, महाराष्ट्र हुआ, तो गुजरात हुआ, तो उसकी यदि तुलना में किया जाए तो अभी भी ये चीजें नीचे ही देखने को मिलती हैं। फिर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी सूचना। आप सभी जानते होंगे कि जो है आप लोग की परीक्षा लेट हो गई है, और जब आप लोग की परीक्षा अब शुरू होगी तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। ये मत सोचिएगा कि पीटी के बाद हमको 5 महीने का समय मेंस पढ़ने के लिए मिलेगा। तो अभी बहुत अच्छा अवसर है कि आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मुख्य परीक्षा को भी तैयार करें। नहीं तो विश्वास मानिए, प्रीलिम्स पास कर लीजिएगा
मुख्य परीक्षा में इतना समय नहीं मिलेगा कि आप पेपर को रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि 6 पेपर प्लस एसए का पेपर, हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर दे दे के 8 पेपर आपको देने हैं। 2.5-3 महीने में कितना कर पाइएगा। तो अभी एक अच्छा अवसर है, हमारे संस्थान द्वारा भी टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। हमारा टेस्ट पेपर प्रश्न पत्र 5 से शुरू हुआ था, वो खत्म हो गया है, 6 अभी चल रहा है। तो आप जो है अभी इसे जुड़ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए इसमें हम इतना बताएंगे कि देखिए जो आप लोग को टेस्ट दिया जाएगा वो मंडे टू फ्राइडे प्रत्येक दिन 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, और वो टॉपिक वाइज होगा। आपको सिलेबस पहले दे दिया जाएगा, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट होगा। आपको शाम को 5 बजे तक जो है अपने उत्तर को लिख के भेजना है पीडीएफ फॉर्म में। जैसे देखिए सब उत्तर आए हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, और इसी तरीके से संस्थान द्वारा मार्किंग कर दी जाएगी। जो भी कमेंट होगा सब पे देखिए कमेंट किया गया है, इस तरीके से कमेंट किया जाएगा। तो यहाँ से आप अपने उत्तर को देख सकते हैं कि हमारा यदि मार्क्स कम आ रहा तो क्यों आ रहा है। साथ ही साथ जैसे ही रात में 10-11 बजे के बीच में आप लोग का मॉडल पेपर भी सेम डे ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो यहाँ से आप हेल्प लिए वहां से भी मॉडल पेपर से भी आप अपने उत्तर को मिला लीजिए। तो इससे क्या होगा कि उस टॉपिक पे जो है आप जो कि पढ़ के पहले ही मेंस वो सारी आंसर राइटिंग किए हुए हैं, फिर आपको कमेंट मिल रहा है, फिर आपको मॉडल पेपर मिल रहा है, मतलब उस टॉपिक पे आपकी बहुत सटीक मतलब जानकारी हो जाएगी और बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो इसके माध्यम से तो ये इस तरीके से आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, और फिर इस तरीके से हमारा जो है मॉडल पेपर जो है वो संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिएगा, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। तो चलिए हम चुनौतियों पे थे, और चुनौतियों में अब हमारी जो अगली चुनौती है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ जनसंख्या लाभांश की स्थिति भी है, किंतु ये कुशल श्रमिक नहीं है। देखिए वर्तमान समय में आप सभी ये पढ़ रहे होंगे कि भारत जो है अभी बहुत युवा देश है, या उत्तर प्रदेश चूंकि बहुत बड़ी आबादी भारत की उत्तर प्रदेश में निवास करती है, इस हिसाब से उत्तर प्रदेश बहुत युवा प्रदेश हो गया। सही बात है। और आप ये भी देखेंगे कि यहाँ जो है जो कार्यशील जो जनसंख्या है वो बहुत भारी मात्रा में है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या में एक समस्या ये है कि ये जो है किसी भी कार्य में उतने दक्ष नहीं है, उतने पेशेवर नहीं है। तो इसलिए इनका जो है उत्पादन की गतिविधियों में उस तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए अभी भी देखिएगा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, भले यहाँ युवा आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेरोजगारी की दर भी जो है वो बहुत अधिक है, क्योंकि ये कुशल नहीं है। ये अभी भी काम कहाँ करेंगे, मनरेगा में करेंगे, कृषि क्षेत्र में ही मतलब लगे हुए हैं, और वो एक तरीके से वहाँ भी प्रचंड बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी भी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग स्थापित करने की जो चुनौती है, क्योंकि देखिए अगर हम बाहर से श्रमिक लाएंगे तो वो महंगे पड़ेंगे, और किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए श्रम बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर श्रम हमको लोकल स्तर पर मिल जाए, वो भी कुशल मिल जाए, प्रशिक्षित मिल जाए, तो फिर क्या कहना है। लेकिन इस दिशा में क्या है, उत्तर प्रदेश जो है अभी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो साक्षरता दर है वो भी आप देख रहे होंगे कि कितनी दयनीय है। और दूसरी चीज जो साक्षर लोग भी हैं तो उस तरीके की गुणवत्ता नहीं है। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा ही होगा न्यूज में कि परीक्षक भी कैसे कॉपियां चेक कर देते हैं कि अगर राम राम कुछ ऐसे लिख करके, भजन लिख करके, और वो फार्मेसी में पास हो जाता है। बताइए, ऐसे तो संस्थान अभी वो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित शायद ये न्यूज रहा है। और बताइए अगर अब ऐसे लोग फार्मेसी मतलब मेडिकल के क्षेत्र में जाएंगे और अगर दवा ववा कुछ दे दिए तो मरीज का या आम जनता का क्या होने वाला है। तो ये सब कमियां अभी भी हैं और इसको सुधार करने की जरूरत है। फिर अगर देखा जाए अगली चुनौती जो है वो वित्त की होती है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा ना कि बैंकों पर बढ़ते एनपीए के कारण उद्यमियों को ऋण नहीं मिल पाता। देखिए बैंक क्या करते हैं, यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के जो उद्योगपति होते हैं वो ऋण ले के अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, उद्योग लगाते हैं, और वो उद्योग जो है उनका फ्लॉप कर जाता है, और जो बैंक का पैसा उस उद्योग में लगा रहता है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है, एनपीए हो जाता है। तो इस दिशा में क्या करते हैं, बैंक वाले भी जो है वो कर्जा देने के लिए जो है उतने ज्यादा उत्साहित नजर नहीं आते,
जितना कि साउथ में या जो विकसित स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, वहाँ ये चीज़ें अधिक देखने को मिलती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई। फिर जो अगली समस्या है, निजी निवेश का नहीं आना। आज भी प्रदेश अपनी खराब आधारभूत संरचनाओं एवं नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा सुरक्षा की कमी के कारण निजी निवेश को आकर्षित करने में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में पीछे है। देखिए, अभी अगर आपको याद होगा, जो पिछला ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो आप तो कहेंगे सर वहाँ तो बहुत ज़्यादा निवेश की बात कही गई थी। देखिए, वहाँ बात की गई थी, ढेर सारा MOU पर हस्ताक्षर भी हुआ, लेकिन क्या वो धरातल पे उतर पाया? और अगर अन्य स्टेट की तुलना की जाए तो वहाँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। हम तो इतने में ही खुश हो गए कि जितना हम टारगेट बनाए उसे बहुत ज़्यादा पा गए। लेकिन अगर वही आप दिल्ली से तुलना कर लीजिए, महाराष्ट्र से तुलना कर लीजिए, तमिलनाडु के क्षेत्रों से, कर्नाटका से तुलना कर लीजिए, तो उस स्थिति में जो है वो निजी निवेश अभी भी हम जो है आकर्षित करने में पीछे हैं। और सोचिए, अगर कोई निजी निवेश आता है तो उससे कितना लाभ होता है। पहली बात तो निजी निवेशक अपना वित्त लेके आता है, साथ ही साथ वो नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर के आता है। तो और चूंकि वो आ करके वही निवेश करता है, तो इससे जो है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण को बल मिलता है, रोजगार मिलता है, मतलब एक जो साइकिल है वो चल जाती है। लेकिन इस दिशा में भी जो है उत्तर प्रदेश अभी पीछे ही नजर आ रहा है। तो आप ये सब दिखा दिए। फिर अब इन चुनौतियों के बाद एक संक्षिप्त सा छोटा सा निष्कर्ष, और निष्कर्ष में हमेशा जो है सकारात्मकता दिखाइए, क्योंकि आपने चुनौतियों में उत्तर प्रदेश की बहुत खिंचाई कर ली, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी उत्तर प्रदेश में निगेटिव चीजें ही हैं। तो पॉजिटिव में आपको दिखाना है कि इस प्रकार उपर्युक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार को औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने होंगे। ये तो आप कह ही रहे हैं। हालांकि संतोषजनक बात यह है कि प्रदेश सरकार इस दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। आप उदाहरण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दे सकते हैं, और इन चुनौतियों का समाधान भी हो रहा है, जिससे निवेश बढ़ रहा है। इसका प्रबल प्रमाण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य से 3 गुना अधिक निवेश की प्राप्ति है। तो इस तरीके से एक बहुत ही सकारात्मक और संक्षिप्त निष्कर्ष देके अपने उत्तर को समाप्त कर देना है। तो चलिए, आज के इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक था, और मुझे बहुत विश्वास है कि इसके माध्यम से आपको बहुत सहूलियत मिली होगी कि प्रश्न को कैसे करना है, कैसे निष्कर्ष लिखना है, कैसे भूमिका लिखनी है, कैसे बीच का पाठ लिखना है। ये हम आपको कुछ हद तक बता पाए होंगे। अभी जाइएगा नहीं। देखिए, इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर दी। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें। ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। देखिए, लास्ट में ये हमारे समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। इसको आप लोग इसलिए लाइक करिए क्योंकि यहाँ जो है परीक्षा से उपयोगी विभिन्न जानकारी आपको निःशुल्क मिलती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और यूट्यूब दोनों, हमारा जो सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, उससे भी आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम वहाँ भी आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते ही रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।